हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। मैं डॉक्टर सुशील आपका क्लास 11 फिजिक्स की इस लाइव क्लास में तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो प्यारे बच्चों, आप जानते हैं चैप्टर 3 लगभग खत्म हो चुका है और हम कह सकते हैं कि उसके एक या दो टॉपिक बचे हुए हैं। तो आज हमने पीछे के जो कुछ टॉपिक्स आपको करवाए थे, कुछ हमारे थे गति के नियम, शुद्ध गति के नियम हमने आपको बताए थे, दो मेथड से उसको प्रूफ बताया था, एक ग्राफी विधि से बताया था और सेकंड हमने आपको जो बताया था वह हमारा था अवकलन विधि से। तो आज उन्हीं के बेस्ड में कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, 4-5 न्यूमेरिकल हैं, बहुत अधिक इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं, उन्हें आपके सामने रख रहे हैं। तो फिर स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 से। लेकिन उससे पहले आप बताइए क्या ऑडियो वीडियो क्लियर है। यदि ऑडियो वीडियो क्लियर है तो आगे का जो सेशन होगा आपके लिए बड़ा मजेदार होने वाला है। तो अभी तक जो बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं वो हैं सोना चौहान, AK अली, तबरेज भाई, कृष्ण कुमार कन्हैया, अविनाश कुमार जायसवाल, प्रशांत पटेल, द म्यूजिक, ऋतु राजकुमार, नईम सैफी, युवराज सिंह, बबलू कुमार, आयुष, प्रियांशु, प्रशांत पटेल, सीमा, अतुल, वैभव कुमार, आशु पटेल, सीमा मौर्य। तो काफी सारे बच्चे जुड़ चुके हैं और अब आपके मैसेज आने शुरू हो गए हैं कि सर क्लियर है, ऑडियो वीडियो क्लियर है। और यदि ऑडियो वीडियो क्लियर है तो प्यारे बच्चे फिर स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को और हमारा टॉपिक आता है उदाहरण नंबर 3 से स्टार्ट कर रहे हैं। अब देखिए उदाहरण नंबर 3 क्या कर रहा है। कलन विधि का उपयोग कर एक समान त्वरण के लिए शुद्ध गति की समीकरण प्राप्त कीजिए। पहला एग्जाम्पल नंबर 3.3 एनसीईआरटी की क्लास 11th की हम कह सकते हैं जो बुक है उसका 3rd चैप्टर का एग्जाम्पल है 3.3। कलन विधि से हमने आपको गति के तीनों समीकरण प्रूफ करके बता चुके हैं। अब यहां पर फिर से इसने इस बात को सामने रखा है तो हम एक बार और उसे करेंगे और अब की बार थोड़ा सा यदि हम वही सब चीज दोबारा लिख लें तो ना आपका कोई फायदा होगा ना हमारा कोई फायदा है बताने का। तो अब की बार जब हम कलन विधि यूज करेंगे तो अब की बार हम यूज करेंगे लिमिट्स का, यानी कि सीमाओं का उपयोग करके इसको सिद्ध करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फिर हमारा पहला आता है सॉल्यूशन कैसे करेंगे। हमने करा तो हम सॉल्यूशन करते हैं इसका। सबसे पहले गति का प्रथम समीकरण सिद्ध करते हैं। लिखते हैं कलन विधि द्वारा गति के समीकरण नियत त्वरण के गति के समीकरण। ध्यान रखिएगा यह इसमें त्वरण क्या है, नियत है। इस बात को ध्यान रखना है आपने, मेन बात ये त्वरण नहीं बदलेगा पूरी गति के दौरान। तो कैसे करेंगे, बिल्कुल वैसे ही मेथड है। प्रथम समीकरण के लिए हम कहते हैं चूंकि हम जानते हैं A बराबर होता है dV/dt, ये होता है। कल भी हमने शुरुआत कलन विधि की यहीं से करी थी। अब क्या करना है, dt की यहां गुणा कर देते हैं और dv को यहीं रहने देते हैं। आप जानते हैं त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल, और यदि v के आगे d लगाया तो वेग में परिवर्तन सूक्ष्म हो रहा है, ज्यादा नहीं है, सूक्ष्म हो रहा है वेग में परिवर्तन। और dt क्या है, समय अंतराल भी क्या है, सूक्ष्म। तो dt की यहां गुणा कर दें तो यह आ जाएगा a इंटू dt बराबर हमारा आ जाएगा dv के। अब देखिए कल तो हमने सीधे यहां समाकलन कर दिया था, आज हम लिमिट से लेकर के समाकलन करेंगे। तो समझिएगा एक नए तरीके को, समाकलन को हमने सबसे पहले दोनों तरफ क्या लगा दिया, समाकलन का निशान लगा दिया। इधर भी समाकलन, इधर भी समाकलन। अब फिर से ध्यान दीजिए, कल हमने आपको डायग्राम बताया था। तो डायग्राम में बताया था कि कोई वस्तु यहां से चलना शुरू करती है, इस बिंदु से चलना शुरू करती है, तो यहां पर हम कह सकते हैं प्रारंभिक वेग क्या होगा u। t समय के पश्चात वह वस्तु यहां पर पहुंच जाती है तो समय कितना लगा, उसको t समय लगा। समय कितना लगा, t। और जो जिस बिंदु पर पहुंचती है वहां पर वेग क्या है, v। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान जो त्वरण a है वो क्या है, नियत, कांस्टेंट है, वो बदल नहीं रहा है। और यहां से लेके यहां तक चली गई जो दूरी है उसे हम s से रिप्रेजेंट करते हैं। s क्या है, चली गई दूरी। तो ये हमारे पास 5 वेरिएबल है, एक u, दूसरा v, तीसरा t, चौथा s, पांचवा a त्वरण। तो अब यहां से आपने समझना है इस बिंदु पर
t का मान क्या है 0, और यहां पर समय क्या है, यह है t के बराबर, इस बिंदु पर समय t का मान। बस इसी चीज को हमने यहां पर यूज करना है। देखिए जहां पर t आ रहा है इसका अर्थ है वहां सीमाएं समय की लगेगी। प्रारंभ में समय क्या था 0, तो यहां पर सीमा लिख लीजिए 0। किसकी सीमा लिख रहे हैं, d के आगे जो भी चर है उसकी सीमाएं, ध्यान रखिए। अब t समय पश्चात t बराबर 0 समय शुरू होता है और समय कहां खत्म होता है t पर, तो यहां पर समय क्या लिख लेंगे t। तो समाकलन की सीमा 0 से लेकर t तक। क्लियर हो गया। अब ठीक इसके सिमेट्रिकल दूसरी तरफ चलिए, यहां d के बाद क्या है v यानी कि वेग। अब वेग की सीमाएं कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। जब यहां 0 था, समय 0 था, तो वेग कितना था, जब समय 0 था तो वेग कितना था, u था। तो इसलिए 0 के ठीक सामने वेग वाली सीमा में यहां पर लिख लेंगे u। दूसरी बात, जब समय है t तो वेग कितना है, जब समय हो गया t तो वेग कितना हो गया v। तो ठीक t के सामने यहां पर वेग क्या लिख लेंगे v। तो मुझे लग रहा है अब ये चीज आपको समझ में आ जानी चाहिए। अगर ये समझ में आ गया अब काफी आगे आसान है। सबसे पहले a क्या है, हम कह सकते हैं अचर है, तो उसको बाहर ले लेंगे। तो क्या आ गया, a को हमने ले लिया बाहर, समाकलन आ गया, ये आ गया dt और ये आ गया 0 से लेके t तक, बराबर यहां पर आ गया समाकलन u से लेके v तक और साथ में क्या आ गया dv। अब हमने कौन सा सूत्र इस्तेमाल करना, मैंने कल भी आपको बताया था। तो सूत्र का जो इस्तेमाल होगा वह होगा समाकलन x की घात n इंटू dx बराबर x की घात n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। इस सूत्र को, इस वाले सूत्र को हमने क्या करना है, यहां पर अप्लाई करना है। मैंने कहा यहां पर dt है, चर क्या था t, लेकिन उसके आगे चर की कोई घात नहीं है, तो हम यहां पर 1 तो लिख ही सकते हैं ना अपनी तरफ से। 1 की किसी में भी गुणा करें तो 1 ही आएगा, साधारण सी बात है। यहां पर भी d के बाद v था, लेकिन समाकलन के अंदर v नहीं है, तो यहां पर भी हम 1 तो लिख ही सकते हैं। तब इनको इस रूप में चेंज करेंगे। ध्यान दीजिएगा, बच्चों को अवकलन में दिक्कत आती है, मैं जानता हूं। तो कैसे करेंगे, हमने इस वाले को लिखते हैं सबसे पहले a समाकलन 1 को मैं क्या लिख सकता हूं, t की घात के रूप में, t की घात 0 और साथ में क्या है dt, तो ये लिख लिया dt। समाकलन की सीमा 0 से लेके t तक, 0 से लेके t तक, पहला काम। बराबर का निशान, बराबर का निशान, फिर से समाकलन आ गया। यहां पर 1 को क्या लिख सकते हैं v के पदों में, v की घात 0 और साथ में क्या आ गया dv, तो क्या लिख लिया dv। और इस वाले समाकलन की सीमाएं थी u से लेके v तक, लिख लिया u से लेके v तक। अब आप सोच रहे होंगे सर t की घात 0 v की घात 0 लिख के क्या बेनिफिट हुआ। बेनिफिट ये हुआ कि हमने इसको इस सूत्र के रूप में प्रदर्शित कर दिया। यहां पर x था तो यहां बाएं पक्ष में है t, यहां पर n है तो यहां पर है 0, यहां पर d के बाद x था तो यहां d के बाद है t। तो अब इस वाले फार्मूले को, जो ये वाला सूत्र का हम कह सकते हैं ये इसके बराबर है, तो इसको भी इसी रूप में लिखना है। कैसे लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। ये स्टार्टिंग का a को ऐसे ही लिख लिया। अब देखिए यहां x की घात n प्लस 1, तो यहां x की जगह क्या है t, तो लिखेंगे t की घात। n का मान क्या है 0, तो लिख लेंगे 0। यहां n प्लस 1, तो n का मान हो गया 0 प्लस 1, ऐसे लिख लिया। इन दोनों के कंपेयर करो ना बच्चों, x की घात n, यहां t की घात 0, तो इसका मतलब x की जगह आ गया t और n की जगह क्या आ गया 0। तो t की घात n यानी कि 0 प्लस 1 बटे सूत्र क्या है n प्लस 1, तो n का मान क्या है 0 प्लस 1, ये लिख दिया। अब समाकलन की सीमाएं 0 से t है, उसे यहां लिखना है 0 से लेके t तक, आसान काम। बराबर इधर की ओर फिर से यही वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। यहां x है, यहां पर कितना है v, यहां पर n है तो यहां कितना है 0, तो सूत्र आएगा x की घात n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो क्या है x की जगह क्या है v, तो लिखेंगे v की घात 0 यानी कि n प्लस 1 बटे n प्लस 1 यानी कि 0 प्लस 1, ये आ गया। और सीमाएं क्या है u से लेके v तक, ये काम करना है। अब इन्हें थोड़ा सा सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा a, देखिए नीचे 0 प्लस 1 1 आएगा, यानी कि एक का किसी में भी भाग देंगे उतना ही आएगा। तो t की घात कितनी है 0 प्लस 1 यानी कि 1, तो उसे लिख लेंगे t। और समाकलन की सीमाएं होंगी 0 से
टी तक। इधर आ जाइए, बिल्कुल ऐसे ही होगा, v की घात 0 + 1 यानी कि v, और नीचे 0 + 1 यानी कि 1 आएगा। इसका अर्थ 1 का v में भाग देंगे तो v ही आएगा, और समाकलन की सीमाएं होंगी u से लेके v तक। अब इन सीमाओं को कैसे हम अंदर लाते हैं, इस बात को आपने ध्यान देना है। ध्यान दीजिएगा मेरी बात को कि इस ऊपर वाली सीमा को कहते हैं उच्च सीमा यानी कि अपर लिमिट, नीचे वाले को कहते हैं निम्न सीमा यानी कि लोअर लिमिट। अब इन सीमाओं को चर के अंदर लाते हैं। चर यानी कि ये t है, तो क्या करना है, सबसे पहले a को a लिख दिया, इस t की जगह जो भी ऊपर लिखा हुआ होगा उसको इसकी जगह लिख लेते हैं, संकेत की जगह। तो यहां पर t था लेकिन ऊपर भी t है, तो t की जगह क्या गया t, पहला काम। माइनस का निशान लगाया, नीचे क्या है 0। अब इस t की जगह क्या लिखना है, माइनस का निशान लगा करके 0 लिख लेना है। यदि यहां पर t1 होता तो इस t की जगह पहले मैं लिखता t1, फिर माइनस का निशान, फिर इस t की जगह यदि 0 है तो आ जाता 0। ऐसे करना है, सीमाओं को ऐसे आपने यूज करना है बराबर। इधर आ जाइए, v ऊपर v ही है तो v की जगह v, फिर मैंने कहा माइनस का निशान लगाइए। जैसे यहाँ t की जगह 0 रखा था वैसे यहाँ v की जगह अब की बार क्या लिखेंगे, u यानी कि निम्न सीमा, u आ गया। तो क्या आ गया, ये a के अंदर गुणा कर देते हैं क्योंकि t - 0 t ही होगा, ये क्या आ गया at, और इधर क्या आ गया v - u। u को इधर ले आए तो ये हो जाएगा at + u बराबर v, और यही हमारी गति का पहला समीकरण है, v बराबर u + at। यहां से प्यारे बच्चों गति का पहला समीकरण हम कह सकते हैं आपके सामने आ गया है। मुझे लगता है कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सारी चीजें काफी आसान है। तो प्यारे बच्चों क्या यह समझ में आ रहा है, पहले तो यहां तक बताइए, क्या कहीं पर आपके कोई डाउट हैं, कोई चीज ऐसी जो आपको समझ में ना आई हो। एक स्टूडेंट कह रहा है सर क्लास 12th केमिस्ट्री है, देख रहे हैं प्यारे बच्चों, केमिस्ट्री का जैसे ही समय आएगा कुछ व्यवस्था बनेगी बिल्कुल रखेंगे आपके आगे। बहुत बढ़िया, हिमांशु फौजदार फटाफट इसके तीनों सूत्र लिख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आशु पटेल कह रहे हैं क्लियर है, रितु राजकुमार कह रहे हैं कोई डाउट नहीं है, क्लियर है, बहुत अच्छी बात है, क्लियर है। तो अब आगे चलते हैं, ये पहला गति का पहला समीकरण मैंने प्रूफ कर दिया। सेकंड समीकरण को कैसे सिद्ध करेंगे ध्यान रखिएगा। सेकंड समीकरण द्वितीय समीकरण के लिए लिखते हैं, पहले लिख लेते हैं द्वितीय समीकरण। द्वितीय समीकरण के लिए हम फार्मूला लिख रहे हैं, v बराबर होता है ds/dt, यानी कि विस्थापन बटे समय अंतराल, v के बराबर होता है। फिर से dt की यहां गुणा और s को वहां रख लीजिए, तो यह आ गया v × dt बराबर ds। यह मान लेते हैं समीकरण 1 है। तो अब समीकरण 1 से v का मान u + at पहले यहां पर रखना है, तो लिखते हैं समीकरण 1 से v बराबर u + at रखने पर तो मान रखेंगे तो क्या आ जाएगा u + at, v की जगह आ गया u + at, साथ में क्या आ गया dt, और बराबर क्या आ गया ds। अब समाकलन का निशान डाल दीजिए इसमें, ये मैंने समाकलन का निशान डाल दिया, यहां पर समाकलन का निशान डाल दिया। अब फिर से सीमाएं डालनी है, तो देखिए यहां पर t लिखा है तो t की सीमाएं डालनी है पहले की तरह। t की सीमाएं क्या थी, 0 से लेकर t तक। शुरुआत में t बराबर 0, बाद में समय हो गया t, तो t की सीमाएं क्या होगी, 0 से लेकर t तक, पहला काम। अगला s यानी कि विस्थापन, इस बिंदु पर यहां पर s का मान क्या है 0, और इस वाले बिंदु पर यहां से यहां तक चली गई दूरी क्या है s, यानी कि विस्थापन किसके बराबर हो गया, s के बराबर। यहां पर शुरुआती बिंदु पर विस्थापन 0 है, अंतिम बिंदु पर प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी विस्थापन के बराबर है, तो यहां पर विस्थापन क्या आएगा s, तो यहां पर आ गया विस्थापन 0 से लेके s तक, ये इसकी सीमा है। यहां पे काफी आसान है, मुझे लग रहा है कठिन नहीं है, आप आसानी से समझ सकते हैं। अब इस dt की और इस इंटीग्रेशन के अंदर की ओर गुणा करनी है, तो कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा। यह आ गया 0 से लेकर t तक, पहला है u, साथ में dt की गुणा कर देंगे तो यह आ गया dt, फिर प्लस का निशान है तो लिखिए प्लस, फिर समाकलन का निशान लगाइए 0 से लेकर t तक, साथ में आ गया at, और साथ में क्या आ गया dt। इधर की ओर देखिए,
तो ये समाकलन बिल्कुल ऐसे का ऐसे ही रहेगा। तो समाकलन ds, तो अब ds को मैं ऐसे लिख सकता हूं, समाकलन जैसे मैंने पहले कहा था, ds तो ऐसे आ गया, 0 से लेके s भी ऐसे आ गया, और इसको मैं लिख सकता था यहां पर 1 से गुणा कर सकता हूं, और 1 को मैं क्या लिख सकता हूं, s की घात 0 ऐसे लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको यहां पर ये चीज समझाई है, ये देखिए ये t की घात 0 बनाई, यहां पर 1 मैंने लिखा, इसको t की घात 0 कर दिया, तो मैंने 1 की बजाय सीधे s की घात 0 कर दिया। s ही क्यों लिखा, क्योंकि d के बाद s है इसलिए s लिखा, और कुछ भी लिख सकता था, लेकिन मुझे चर चाहिए। अब इसी वाले फार्मूले का x की घात n dx x की घात n+1 बटा n+1, यही फार्मूला यहां पर लगाना है। तो लगाते हैं, काफी आसान है। देखिए u की घात कितनी है 1, तो ये आ जाएगा u की घात 1+1, n का मान 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है, और यहां पर a कांस्टेंट है, t का मान क्या है 1, तो u की घात 1+1 बटे 1+1, और समाकलन की सीमा क्या आ गई 0 से लेके t तक, पहला काम। फिर प्लस का निशान लगाया, a तो पहले बाहर आ गया, t की घात है 1, तो आएगा t की घात 1+1 बटे 1+1, और यहां पर क्या आ जाएगा, आप देखिए यह है 0 से लेके t तक, तो ये हमारा आ जाएगा, देखिए अब इसका मान यदि रखें तो क्या आ जाएगा, देखिए ये 0 से लेके t तक, 0 से लेके t तक, बराबर इधर की ओर क्या है s की घात कितनी आ जाएगी, s की घात 0+1 बटे 0+1, और समाकलन की सीमा आ गई 0 से लेके s तक। तो बच्चों ये वाला काम मैंने ठीक वैसे ही किया है जैसे मैंने ये वाला काम किया था, ये स्टेप जो था, ठीक ये वाला स्टेप वैसे ही है। तो अब इस समीकरण को मैं अगले पेज में सॉल्व कर रहा हूं। देखिए पहला क्या आएगा, t की घात u की घात 1+1 है। एक मिनट बच्चों, एक गड़बड़ कर दी, देखिए यहां हमने u की घात 1 लिख ली, ये गड़बड़ कर दिया, यहां u नहीं आएगा, यहां पर u तो चर हो जाएगा, और यहां पर क्या आएगा t की घात 0 लिखेंगे, क्योंकि पीछे क्या है dt है, ये हमने गड़बड़ करी है। तो थोड़ा सा इसको करेक्शन कर रहा हूं मैं, देखिए ये u तो ऐसे का ऐसे रहेगा, तो हमने क्या करा, इसको ऐसे लिखना है, u तो ऐसे का ऐसे रहेगा, u तो ऐसे का ऐसा रहेगा, इसको लिखेंगे t की घात 0 ऐसे लिखेंगे, तो u तो बाहर आ जाएगा। अब थोड़ा सा इसको भी मेरे को मिटाना पड़ेगा, कैसे मिटाया जाए, चलिए इस लाइन को ही मिटेगी ये पूरी की पूरी। अब थोड़ा सा यहां से देखिएगा, इसको मैं थोड़ा सा सही कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं मैं बता रहा हूं। देखिए u जो है, ये वाला जो u है ये आ गया बाहर, चर क्या था t, तो t की घात आएगी 0+1, और नीचे भी क्या आ जाएगी 0+1, नीचे भी आएगी 0+1। फिर से बता रहा हूं, देखिए ये था u, और u की dt में गुणा करेंगे, तो dt के साथ u था, t कुछ नहीं था, तो मैंने t की घात 0 यहां लिख ली, जैसे यहां s की घात 0 लिखी थी। यदि आपको कहीं पर कोई डाउट होगा तो आप चैट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं इसे रिपीट करके आपको बता दूंगा, कोई समस्या नहीं। तो फिर से समझा रहा हूं, u का u आ गया, यहां dt के बाद कुछ नहीं था, तो t की घात 0 आ गई, जैसे मैंने यहां s की घात 0 करी थी। अब n का मान कितना है 0, तो x की घात n+1 बटे n+1, तो कितना आ गया हमारे पास मान, ये आ गया। बाकी ये दो चीजें मैं आपको समझा चुका हूं। तो क्या आ जाएगा u, ऊपर देखिए 0+1 यानी कि 1 आएगा, t की घात 1, और नीचे आएगा 1, तो ये पूरा पद किसके बराबर आ गया, ut के बराबर आ गया। इसको अगले पेज में लिखना ठीक रहेगा, लिखेंगे u, और यहां पर आ गया t की घात 0 से t तक, पहला पद। ये वाला पद मैंने लिख लिया है। दूसरा है a, t की घात 2 बटे 2, ध्यान दीजिए घात है t से लेके 0 तक। अगला आ गया प्लस a की घात a, t की घात स्क्वायर 0 से लेके t तक, इक्वल टू, तीसरी चीज बराबर s की घात 1 बटे 1, यानी कि s आ जाएगा, और s से लेके 0 तक, बराबर में आ गया s, यहां पर आ गया 0 से s तक। इसे सॉल्व कीजिएंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा u,
अब t की जगह पहले t लिख लिए, t माइनस 0 प्लस ये आ गया a, यहाँ पर भी इस t की जगह पहले ये t रखेंगे तो t स्क्वायर माइनस इस t की जगह 0 रखेंगे तो 0 का स्क्वायर, और यहाँ पर रखेंगे इस s का मान पहले s और अगली बार इस s का मान माइनस लगा करके 0। सॉल्व करेंगे तो ये आ गया ut, ये आ गया प्लस टी स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर तो केवल टी स्क्वायर आएगा, ए टी स्क्वायर बराबर किसके आ गया, s के बराबर आ गया। तो लिखेंगे अतः द्वितीय समीकरण हमें मिल गया s बराबर क्या आ गया, ut प्लस 1/2। अब 1/2 हमने छोड़ दिया, देखिए यहाँ स्क्वायर था, कुछ गड़बड़ हमने कर दी। ये देखिए नीचे 1 + 1 था तो 1 + 1 कितना आएगा, 2। इसके नीचे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इस 2 को हम क्या ले लेंगे यहाँ, तो ये आ जाएगा 1/2। तो 1/2 ए टी स्क्वायर, ये हमारे पास क्या हो गया, गति का द्वितीय समीकरण इस प्रकार से हो गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट है गति का तृतीय समीकरण को सिद्ध करना। उसके लिए थोड़ी सी एक नया हम कह सकते हैं विधि है, तृतीय समीकरण। तृतीय समीकरण हम जानते हैं a बराबर होता है dv/dt, यानी कि वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, a बराबर dv को तो ऐसे लिख लिया मैंने, इसमें ds का भाग यहां कर दिया और ds के अंश में गुणा कर दी, इस ds का dv में भाग कर दिया और इसी ds के अंश में गुणा कर दी। कोई फर्क नहीं पड़ा, अंश में भी उसी पद से गुणा, हर में भी उसी पद से गुणा, तो बराबर है। अब ये वाला dt यहां पर आ गया, तो देखिए इसको मैं ऐसे लिखता हूं, a बराबर ये आ गया dv/ds और ये ds/dt को मैं v के बराबर लिख सकता हूं। अभी मैंने आपको ये बात समझाई थी, तो ds/dt आ गया v के बराबर। अब इस ds की a में गुणा करनी है तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा a × ds बराबर यहाँ आ गया v × dv। अब समाकलन का निशान लगाना है, तो यहाँ पर समाकलन का निशान, a को बाहर ले लीजिए, अंदर क्या आ जाएगा केवल ds बराबर, यहाँ तो समाकलन का निशान v तो चर है ही और साथ में क्या आ गया dv। अब देखिए सीमाएं लगानी है, जब समय 0 था तो चली गई दूरी कितनी थी, 0। जब समय t हुआ तो चली गई दूरी कितनी हो गई, s। जब समय 0 था तो वेग कितना था, u, और जब समय t हुआ तो वेग कितना हो गया, v। तो सीमाएं यही आएगी, t के लिए 0 से t, दूरी के लिए 0 से s और वेग के लिए u से v, सब जगह ये सेम, कोई नई चीज नहीं। अब इसको सॉल्व करना है, तो देखिए यहाँ s का कोई पद नहीं है तो मैंने कहा क्या लिख लेंगे, s की घात 0 ऐसे लिख लेंगे। यहाँ पर पीछे v है तो यहाँ v की घात कितनी है, 1। अब सूत्र कौन सा अप्लाई करेंगे, पहले की तरह समाकलन x की घात n × dx बराबर x की घात n+1/n+1। इसी को हमने क्या करना है, यहाँ पर अप्लाई करना है। तो a तो कांस्टेंट है, ये तो ऐसे का ऐसे आ गया। अब समाकलन s की घात 0 है तो s की जगह यहाँ क्या है, x की जगह जो सूत्र में x है वो यहाँ पर क्या है, s, और n यहाँ पर जो चीज़ है वो यहाँ पर क्या है, 0। तो जैसे यहाँ x था वहाँ s लिख लेंगे, तो लिख लिया हमने s। तो यहाँ था x की घात n+1 तो x की जगह लिख लिया s और s की घात n की जगह क्या है, 0, तो 0 + 1, 0 + 1 बटे डिवाइडेड बाय n+1 यानी कि 0 + 1, ये आ गया बाएं पक्ष। और दाएं पक्ष क्या आ जाएगा, इक्वल टू जो हमारा दाएं पक्ष होगा, जो दायां पक्ष होगा ये v की घात है 1 तो v की घात 1 + 1 + 1 n+1 बटे n+1, ये आ गया। ये दायां पक्ष आ गया v की वाली। अब लिमिट रखेंगे 0 से s, u से v, 0 से s, 0 से s और यहाँ पर आ जाएगा u से v। अब मान रखें ये आ गया a, 1 का भाग s में देंगे तो s आ जाएगा 0 से s, यहाँ v की घात स्क्वायर बटे कितना आ गया 2 और यहाँ लिमिट क्या आ गई u से v तक। प्यारे बच्चों, आपको हो सकता है ये कठिन लग रहा होगा, इंटीग्रेशन मेथड है, समाकलन विधि है, कल भी मैंने बताई थी, कुछ बच्चों ने कहा सर समझ नहीं आ रही है, लेकिन कोशिश करना है आपने। जब कोशिश करोगे तो धीरे धीरे समझ में आएगी चीज़ें, प्रैक्टिस करते रहिए मेरे साथ।
तो मैंने कहा अब लिमिट क्या रखनी है, सबसे पहले अपर लिमिट, तो a का a आ गया, यहां पर रख लिया मैंने s, इस s की जगह s, फिर माइनस इस s की जगह ये वाला 0 बराबर, यहां पर एक बार v की जगह v तो v स्क्वायर बटे 2, और अगली बार v की जगह u तो माइनस u स्क्वायर बटे 2, ऐसे लिखना है, सीमाएं ऐसे लिखनी है। तो a की s में गुणा होगी तो as बराबर, इन दोनों में क्या कॉमन है, 1/2 कॉमन है, अंदर क्या आ गया v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, 2 की यहाँ गुणा कर दें तो 2as बराबर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, तो v स्क्वायर को यहाँ रख लीजिए, u स्क्वायर को इधर लाएं तो u स्क्वायर प्लस 2as, और ये गति का तीसरा समीकरण है, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। इस प्रकार से हम गति के तीनों समीकरणों को सिद्ध कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, क्या यह समझ में आ रहा है? इंटीग्रेशन मेथड है, क्लास 11th के बच्चों को थोड़ी दिक्कत हो रही होगी, लेकिन मुझे लगता है यदि कोशिश करेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। सिंपल है सर, अमित यादव कह रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बात है। हिमांशु भी फार्मूला लिख रहे हैं, बहुत बढ़िया बात। आशु पटेल कह रहे हैं क्लियर है, बहुत बढ़िया। अविनाश कुमार जायसवाल कह रहे हैं क्लियर है, बहुत अच्छी बात है। आप जैसे जैसे अभ्यास करेंगे ये आपको इजी लगने लगेगा। तो आप चाहें तो इसका ले सकते हैं स्क्रीनशॉट, लेना चाहिए स्क्रीनशॉट तो यहां से लेंगे 1 2 3 4, नेक्स्ट का स्क्रीनशॉट लेना चाहिए तो लेंगे 1 2 3 4। अब चलते हैं आगे, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जांपल नंबर 3.4। किसी बहुमंजिले भवन की ऊपरी छत से कोई गेंद 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर दिशा में फेंकी गई। तो वेग कितना दिया, 20 मीटर प्रति सेकंड। जिस बिंदु पर गेंद फेंकी गई वह धरती से 25 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। तो कितने मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, 25 मीटर। हम थोड़ा सा इसमें चेक भी कर ले कि टाइपिंग कोई मिस्टेक ना हो, 20 और 25, ठीक है, 20 और 25 मीटर। अब क्या क्या हमें ज्ञात करना है, ए गेंद कितनी ऊपर जाएगी और गेंद धरती से टकराने से पहले कितना समय लेगी। जी का मान है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो उसका प्रारंभिक वेग u बराबर था 20 मीटर पर सेकंड। तो अब बताना है वो कितनी ऊंचाई तक, मान लेते हैं यहां तक जाएगी, तो यहां से यहां तक की ऊंचाई बतानी है पहली बात। तो ये ऊंचाई मान लेते हैं h है, तो h का मान कितना होगा, फिर यहां से यहां जाने में और यहां से पूरा नीचे आने में कितना समय लगेगा, ये समय आपको ज्ञात करना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें दिया है ए पार्ट के लिए, देखें u का मान हमें दिया है 20 मीटर पर सेकेंड, और हम कह सकते हैं यदि ये ऊपर की तरफ जा रही है तो त्वरण का मान माइनस में होगा। अब हम कह सकते हैं कि आपको एक नई चीज बतानी पड़ेगी, तो पीछे के फिर से पीछे के पॉइंट में चलते हैं। ये गति के 3 समीकरण हैं, एक चीज यहां पर और बता रहे हैं अब आपको। अभी हमने गति के समीकरण समझे, v बराबर u प्लस ए टी, दूसरा s बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, और तीसरा था v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। अब ध्यान दीजिए, यदि कोई वस्तु ऊर्ध्वाधर गति करती है, कैसी गति, ऊर्ध्वाधर गति। ऊर्ध्वाधर गति का मतलब होता है खड़ी गति, ऐसे में, और वहां ऊर्ध्वाधर गति में क्या आ रही है, ऊपर से नीचे आ रही है, यानी कि इस तरीके से वस्तु गति कर रही है। तब गति के ये 3 समीकरण किस रूप में परिवर्तित होंगे, ध्यान दीजिएगा। v की जगह हम v ही लेंगे, v बराबर u की जगह u, और ऊपर से नीचे जब आएगी तो g का मान हमेशा धनात्मक लेना है, ध्यान रखना, g का मान पॉजिटिव लेंगे। तो लेंगे v बराबर u प्लस a की जगह क्या लिख लेंगे, g। तो ये आ गया पहला समीकरण। दूसरा समीकरण, इसको s की जगह क्या लिख लेंगे, h। तो ऊंचाई है तो h बराबर, तो s की जगह लिख लिया h, साथ में आ गया ut प्लस 1/2। a की जगह क्या लिख लेंगे, मैंने कहा a को किससे रिप्लेस करना है, g से, तो क्या आएगा gt स्क्वायर। और तीसरा समीकरण है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2, a की जगह फिर से g लिखना है पॉजिटिव में, तो ये हो गया g, और s की जगह लिख लेना है आपने h। तो यदि कोई वस्तु ऊर्ध्वाधर गति कर रहा है और ऊपर से नीचे आ रही है, तो वो कितनी ऊंचाई चलेगी, नीचे से कितनी ऊर्ध्वाधर कितनी दूरी तय करेगी, उसको h से रिप्रेजेंट करेंगे। गुरुत्वीय त्वरण g को क्या लेंगे, धनात्मक। तो गति के 3 समीकरण आपके ये होंगे। आगे
ऐसा नहीं है आपने क्लास 10th में नहीं पढ़ा, ये पढ़ा है, बस आपको बता रहा हूं यहां पर। दूसरा, फिर से ऊर्ध्वाधर गति कर रहे हैं, फिर से हम क्या कहें कि यह ऊर्ध्वाधर गति कर रहे हैं, ऊर्ध्वाधर गति। और अब की बार ऊर्ध्वाधर गति क्या है, नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर, वस्तु नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, इस तरीके से जा रही है। और यदि ऐसा होगा तो जी का मान नेगेटिव में लेंगे, जी नेगेटिव में आएगा, तो इन समीकरणों में बस प्लस जी की जगह माइनस जी आपने लगा देना है। तो क्या आ जाएगा पहला समीकरण, v बराबर u माइनस जी टी। दूसरा आ जाएगा h बराबर यू टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर। और तीसरा समीकरण आ गया v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2gh। तो यह चीजें भी आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि अब हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं उसमें आपको इन समीकरणों का इस्तेमाल होगा, इसका और इसका, क्योंकि वहां ऊर्ध्वाधर गति हो रही है। तो देखते हैं फिर, आप चाहें तो इसका ले सकते हैं स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे 1 2 3 4। चलिए, तो हमने कहा ये ऊंचाई कितनी है 25, यहां से वस्तु को हमने u बराबर 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंक दिया। मान लेते हैं यहां से लेके यहां तक की ऊंचाई कितनी h, मुझे यहां ऊंचाई ज्ञात करनी। ये वस्तु तब तक चलती रहेगी जब तक कि इसका वेग 0 ना हो जाए। तो ध्यान रखना, उच्चतम बिंदु पर अंतिम वेग v बराबर क्या हो जाएगा 0। तो आपको देख रहे हैं u का मान आपको पता है, v का मान आपको पता है, h आपको ज्ञात करना है, और गुरुत्वीय त्वरण g का मान आपको दिया है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो वैल्यू निकाल लेंगे गति के तृतीय समीकरण से, लिखते हैं चूंकि v बराबर क्या आ गया 0, h का मान हमने क्या करना है ज्ञात करना है, और g का मान हमें दिया है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो गति के तृतीय समीकरण से चूंकि v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर, अब नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो माइनस 2gh। v की वैल्यू कितनी है 0, v की वैल्यू 0, u की वैल्यू कितनी है 20, तो 20 का स्क्वायर माइनस 2, g का मान कितना है 10, और h का मान आपको निकालना है। इस 2gh माइनस है, इधर आकर के प्लस का हो जाएगा, तो 10 दूनी 20h बराबर हो जाएगा 20 का स्क्वायर क्या आ गया 400, ये तो 0 ही था। तो h बराबर क्या आ जाएगा 400/20, तो काट देंगे तो कितना आ गया 20, तो h बराबर आ गया 20 मीटर। यहां से यहां तक की ऊंचाई कितनी है उसकी 20 मीटर है। क्लियर हो गया, ए पार्ट हमने क्या कर लिया सॉल्व कर लिया। अब आइए बी पार्ट पर, गेंद धरती से टकराने से पहले कितना समय लेगी। तो गेंद को हमने यहां से छोड़ा था, तो यहां से यहां तक जाने में लगा समय, मान लेते हैं यह समय को मैं ले रहा हूं t1, समय कितना लिया t1, और जब वस्तु ऊपर से फिर नीचे आएगी तो इस गति के लिए मान लेते हैं समय है t2। तो पहले यहां से यहां तक में देखते हैं कि समय कितना लगा, यानी कि इसी गति के लिए समय निकाल रहे हैं। तो लिखते हैं, इसी में लिखते हैं बी पार्ट में लिखते हैं, इसका कोई नाम ले लेते हैं, मान लेते हैं ये बिंदु है ए, ये वाला बिंदु मान लेते हैं बी। ए से बी तक के लिए, ए से बी तक के लिए हमें क्या दे दिया है h की वैल्यू दे दी, तो h बराबर यू टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर, ऐसे लिख लेते हैं क्योंकि हमें t की वैल्यू निकालनी है। तो रखते हैं मान, तो h का मान, या ज़्यादा शॉर्टकट तरीका क्या है, हम v पहला समीकरण ले लें, v बराबर u माइनस जी टी। v भी पता है, u भी पता है, g का मान पता है, t, ये आसान है निकालना। तो रखते हैं v का मान कितना है, हमने देखा 0, u का मान कितना है 20, g का मान कितना है 10, और t का मान ज्ञात करना है। 10t को इधर ले आएंगे तो 10t बराबर है 20, तो t बराबर हो गया 20/10, यानी कि t बराबर हो गया 2 सेकेंड। तो ये t1 का मान a से b तक जाने में समय कितना लगा 2 सेकेंड लगा। अब आपको ज्ञात करना है यहां से नीचे तक आने में कितना समय लगेगा। तो ध्यान रखिए ऊंचाई कितनी है, यहां से लेके यहां तक की ऊंचाई, यहां से यहां तक की ऊंचाई है 20 मीटर, और यहां से यहां तक की ऊंचाई है 25 मीटर। तो लिखते हैं h बराबर कितनी होगी 20 + 25, 20 + 25 यानी कि 45 मीटर। h का मान 45 आ गया। इस बिंदु पर b से लेके ये बिंदु मान लेते हैं c तक,
तो लिखते हैं BC के लिए, B से C तक के लिए, ये बिंदु क्या है B और यहां से C तक आ रहे हैं। तो जब ये वस्तु यहां से नीचे गिरेगी तो प्रारंभिक वेग हो जाएगा इसका u बराबर 0, u बराबर 0। क्योंकि देखो ना प्यारे बच्चों, यहां से हमने फेंका, ये तब तक ऊपर जाएगी जब तक इसका वेग घटते घटते शून्य ना हो जाए। इस B बिंदु पर पहुंचेगी तो इसका वेग हो गया 0। अब ये वहां से गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे गिरना शुरू होगी, तो इसलिए यहां पर प्रारंभिक वेग क्या ले लेंगे, u 0 ले लेंगे। तो u का मान हो गया 0। हमें क्या निकालनी है, हमें h का मान पता है, h का मान हो गया 45 मीटर, और हमें v का मान ज्ञात करना नहीं है, हमें t का मान ज्ञात करना है। t का मान क्या होगा ये देखते हैं। तो गति के कौन सा समीकरण लेंगे, द्वितीय समीकरण से। तो ये आ जाएगा h बराबर ut, अब नीचे की ओर आ रहा है तो गुरुत्वीय त्वरण का मान पॉजिटिव में gt स्क्वायर, h बराबर ut प्लस 1/2 gt स्क्वायर, इसमें मान रखेंगे। तो मान रखिए h का मान कितना है 45, तो आ गया 45 बराबर u का मान कितना है 0, तो ये आ गया 0 मल्टीप्लाई t प्लस 1/2 g का मान हो गया 10 और t स्क्वायर का मान हमें ज्ञात करना है, आसान है। तो क्या करेंगे, ये तो हो गया 0, तो ये आ गया 45 बराबर 2 से काट देंगे तो 5t स्क्वायर आ गया, तो 5 का यहाँ भाग दे देंगे तो 45/5 बराबर t स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा t स्क्वायर बराबर 5 दिन 45 9, तो t बराबर कितना आ गया 3 सेकेंड। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में समय कितना था t2, तो इस समय को मैं किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, t2 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ये t2 का मान आ गया 3 सेकेंड। तो लिखेंगे अतः कुल समय यहां से यहां तक जाने में समय था t1 और t1 का मान आया था 2 सेकेंड। फिर यहां से नीचे आने में समय लगा t2 और इसका मान आया 3 सेकेंड। तो कुल समय हो गया t1 प्लस t2 यानी कि 2 प्लस 3 यानी कि 5 सेकेंड। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, यदि कहीं पर कोई दिक्कत है तो आप चैट सेक्शन में लिख सकते हैं। बहुत बढ़िया बात है, कुछ बच्चे फटाफट इसका आंसर लिख रहे हैं। अमित यादव आंसर लिख रहे हैं और हिमांशु इसका आंसर लिख रहे हैं। 5 सेकंड होगा सर, बहुत बढ़िया बात है। निशा चौधरी आंसर लिख रही है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए, किसी भी कंपटीशन के लिए, आपकी उतनी अच्छी तैयारी हो। यदि कोई भी कंपटीशन पीसीएम बेस्ड है तो फिजिक्स का वहाँ मेजर रोल होता है आपके सिलेक्शन। तो मुझे लग रहा है ये समझ में आ गया होगा। आप लीजिए इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे 1 2 3 4। अब चलते हैं आगे। अगला है प्रश्न, मुक्त पतन स्वतंत्रता पूर्वक नीचे गिरती हुई वस्तु की गति का वर्णन कीजिए, वायु जनित प्रतिरोध की उपेक्षा की जा सकती है। तो गति का वर्णन करना है, क्या है, हम इसका सॉल्यूशन कैसे देंगे। हमने कहा कोई वस्तु इस प्रकार से यहां पर स्थित है और यहां से हमने उसको क्या कर दिया, वस्तु को ड्रॉप कर दिया नीचे की तरफ। जब इस बिंदु से ड्रॉप करेंगे, यहां से लेके यहां तक की जो ऊंचाई है, ये ऊंचाई कितनी है, मान लेते हैं h। तो जब वस्तु को यहां से छोड़ेंगे तो इसका वेग क्या होगा, u बराबर 0। ध्यान दीजिएगा बात। अब देखिए ये नीचे की ओर आ रही है। किसी भी वस्तु को किसी ऊंचाई से हम कहें ऊंचाई पर स्थित है तो वहां से वो दो तरफ गति कर सकती है, या तो ऊपर की दिशा में या नीचे की दिशा में। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप दिशाओं को कैसे लेते हैं। आप यदि नीचे वाली दिशा को धनात्मक, ऊपर वाली दिशा को ऋणात्मक लेते हैं तो आपके आंसर्स कुछ और होंगे, और यदि आप ऊपर की दिशा को धनात्मक, नीचे को ऋणात्मक लेते हैं तो आपके आंसर कुछ और होंगे। तो मैं दोनों हिसाब से आपको बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। पहली स्थिति ले रहे हैं, यदि नीचे की दिशा को धनात्मक लें, और ऐसी स्थिति में आप देख रहे हैं कि u का मान क्या है, 0। तो गति के 3 समीकरण क्या होंगे। पहला है v बराबर u प्लस क्या आ जाएगा, क्योंकि नीचे की दिशा को क्या ले रहे हैं, धनात्मक, तो g का मान धनात्मक होगा, क्या आएगा, gt। u की वैल्यू क्या होगी, 0, तो इसका अर्थ हो गया v बराबर gt, पहला समीकरण। दूसरा समीकरण था h बराबर ut प्लस 1/2 gt स्क्वायर।
इसमें भी जब u बराबर 0 रखेंगे तो ये पद हट जाएगा, तो h बराबर 1/2 GT स्क्वायर, दूसरा समीकरण ये आ जाएगा। तीसरा समीकरण v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh, इसमें भी u बराबर 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, v स्क्वायर बराबर 2gh। ये तीनों स्थितियां कब हैं, यदि नीचे की दिशा को धनात्मक लें। ध्यान देना इस बात पे। तो मुझे लग रहा है ये चीजें समझ में आ गई होगी। अब ग्राफ कैसे बनेंगे, एनसीईआरटी ने 3 ग्राफ आपको बताए हैं। पहला है समय के साथ, हम कह सकते हैं त्वरण को प्रदर्शित किया है। तो कैसे करेंगे समय के साथ त्वरण को, ये ग्राफ बना दिया। ये क्या है, समय t, यहां पर क्या है, त्वरण, जो कि किसके बराबर है, हम कह सकते हैं g के बराबर है। त्वरण को हम ले रहे हैं, त्वरण ऊपर की ओर बढ़ रहा है और इस बिंदु पर इसका मान किसके बराबर है, g के बराबर। तो क्योंकि ये गति के तीनों समीकरणों में त्वरण नियत होता है, बदलता नहीं है समय के साथ, स्टार्टिंग से आपको बता रहे हैं। तो ये ग्राफ कैसे आएगा, समय भले ही बदल रहा है, समय 0 से आगे बढ़ रहा है, लेकिन गुरुत्वीय त्वरण का मान नहीं बदलेगा और आपका ग्राफ ऐसे आएगा। पहली बात, इसको आप चाहें तो इस कलर से बना सकते हैं, ऐसे आएगा पहला ग्राफ। दूसरा ग्राफ में बनाऊं तो दूसरे ग्राफ में ये हमारा आ गया क्या, समय t, यहां पर क्या ले रहे हैं, वेग, वेग को ऐसे ले रहे हैं। तो वेग समय ग्राफ का जो ढाल होता है वो प्रदर्शित करता है त्वरण को। यहां पर त्वरण नियत है, तो क्या आएगा, ये इस प्रकार का ग्राफ आएगा। कलर चेंज कर लें, इस प्रकार का ग्राफ आएगा, ये ग्राफ आएगा। और ये किसको प्रदर्शित करेगा, त्वरण किसके बराबर है, g, ये उसको प्रदर्शित करेगा, वेग समय ग्राफ का ढाल। तीसरा ग्राफ यदि मैं बनाऊं तो वो इस प्रकार से बनेगा। एक तरफ फिर से हमें क्या ले लिया, हमने समय t ले लिया, और दूसरी तरफ हमने क्या ले लिया, विस्थापन। ये क्या है, विस्थापन, ये ऊपर की दिशा में बढ़ रहा है। तो यहां पर जो आपका ग्राफ आएगा वो इस प्रकार से आएगा, ऐसे बनेगा ये वाला ग्राफ। तो ध्यान दीजिएगा, ये तीनों ग्राफ कब बनेंगे, यदि नीचे की दिशा को आप धनात्मक ले रहे हैं। अब आगे की ओर चलें, अब अगले पेज में इसी चीज को और डिटेल में समझते हैं। अब सेकंड केस ले रहे हैं, यदि नीचे की दिशा धनात्मक न लेकर के ऋणात्मक हो, अर्थात ऊपर की दिशा धनात्मक है। और ऐसा एनसीईआरटी ने माना है कि ऊपर की दिशा, वस्तु जिस ऊंचाई पर स्थित है उससे ऊपर जाएंगे तो धनात्मक, उससे नीचे आएंगे तो ऋणात्मक। ऐसी स्थिति में गति के तीनों समीकरण क्या होंगे, पहला था v बराबर u माइनस GT बन जाएगा, क्योंकि नीचे को हम माइनस ले रहे हैं तो त्वरण माइनस में हो गया, तो क्या आ जाएगा। और ऐसी स्थिति में आपको पता है u का मान क्या था, 0 था, तो वैल्यू रखेंगे तो क्या आ जाएगा, v बराबर माइनस GT, पहला समीकरण। दूसरा था h बराबर ut माइनस 1/2 GT स्क्वायर, इसमें भी u बराबर 0 रखें तो ये पद 0, तो h बराबर माइनस 1/2 GT स्क्वायर। तीसरा समीकरण v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2gh, इसमें भी u बराबर 0 रख दें तो क्या आ जाएगा, v स्क्वायर बराबर माइनस 2gh। तो वही चीजें हैं, बस इसमें आपका माइनस का निशान आ जाएगा फॉर्मूले के आगे। अब आगे चलें, इनके ग्राफ कैसे बनेंगे। मजेदार बात यह है, देखिए पहला ग्राफ हम बना रहे हैं त्वरण में और समय पर, तो चूंकि इसमें सब माइनस में आ रहा है तो ग्राफ ऐसे बनेंगे। देखिए ऐसे में, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, यानी कि यदि हम ऐसे ग्राफ बनाएं, यहां पर हम कहें ये वाला हिस्सा पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है, ऊपर का पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है। तो अब की बार जो हम ग्राफ बनाएंगे इस वाले हिस्से में बना रहे हैं, इसको समझिएगा। तो ये वाला हिस्सा यही है, ये मूल बिंदु हो गया। यहां से नीचे की दिशा में क्या है, ये त्वरण है, ये नेगेटिव दिशा में है तो हम कहेंगे बढ़ ये इस दिशा में रहा है। और ये वाली अक्ष किसको प्रदर्शित कर रही है, ये समय t को प्रदर्शित कर रही है। तो अब ग्राफ जो बनेगा, हम कहें यदि ये
गुरुत्वीय त्वरण माइनस जी को प्रदर्शित करता है तो ग्राफ इस प्रकार से आएगा, यानी कि इस टी अक्ष के समांतर आएगा ग्राफ। पहले हम कह सकते हैं त्वरण और समय पर यह ग्राफ रहेगा। ये क्या है? समय। पहला ग्राफ ऐसा बनेगा। दूसरा ग्राफ हम बनाएं तो वह हमारा बनेगा समय और वेग का ग्राफ। कैसे बनेगा ये ध्यान दीजिए। बिल्कुल ग्राफ ऐसे ही नेगेटिव डायरेक्शन में बनेगा। इधर की ओर आ गया टी यानी कि समय, और नीचे की दिशा में क्या है बल्कि वेग, क्योंकि नेगेटिव अक्ष है तो बढ़ेगा तो ऊपर की तरफ। तो अब की बार समय और वेग ग्राफ का जो ढाल होता है वो त्वरण को प्रदर्शित करता है, इसलिए ये ग्राफ इस प्रकार से आएगा। यह है त्वरण बराबर माइनस जी को प्रदर्शित करेगा, तब ये ग्राफ ऐसे बनेगा। तीसरा ग्राफ, ये विस्थापन समय ग्राफ कैसे बनेगा ध्यान दीजिएगा। विस्थापन समय ग्राफ फिर से नेगेटिव डायरेक्शन में ही होगा। ये क्या होगा? टी, और यहां पर क्या होगा? फिर से हमने दिशा बना दी। ये होगा विस्थापन और ये ऊपर की दिशा में धनात्मक होगा। और इसमें जो ग्राफ बनेगा वो इस प्रकार से बनेगा, ऐसे बनेगा। तो ये तीनों ग्राफ कब बन रहे हैं? यदि हम नीचे की दिशा को ऋणात्मक और ऊपर की दिशा को धनात्मक लेंगे। ऐसे करेंगे। आपको लग रहा होगा सर पता नहीं क्या क्या आप लोग पढ़ा रहे हैं। प्यारे बच्चों, अगर एनसीईआरटी को समझना है तो दिमाग लगाना पड़ेगा आपको थकना नहीं पड़ेगा यदि सफल होना। और यदि बिल्कुल हम कह सकें कि बिल्कुल हलवा खाना है, सरल सरल चीजें बतानी है, तो बहुत आसान है आपको सरल सरल चीजें बताना। लेकिन हमने जब दिया है कि एनसीईआरटी पॉइंट टू पॉइंट करवाएंगे, साथ में एग्जांपल सॉल्व कराएंगे, तो इसलिए इतनी डीप तक आपको जाकर के बता रहे। ये ग्राफ कई बार पूछेंगे आपसे, ध्यान रखना। इन तीनों ग्राफों को अच्छे से समझ लेना, बहुत काम आएगा आगे। तो मुझे लग रहा है ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। आप चाहें तो इसका ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। कोई डाउट हो तो चैट सेक्शन में कह सकते हैं। साउंड प्रॉब्लम आ रही है, ओके, साउंड प्रॉब्लम आ रही है। एक बार दोबारा से चेक करते हैं। प्यारे बच्चों, अब थोड़ा सा अब फिर से बताइए, क्या साउंड की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हुआ कुछ? क्या साउंड क्लियर है? अब बताइए, क्या साउंड कुछ सुधार हुआ? साउंड गूंज रही है, ऐसा कैसे हो गया? क्लियर है, क्लियर है, ओके। अब फिर कह रहे हैं क्लियर नहीं आ रही है। क्लियर है, हिमांशु कह रहे हैं क्लियर है, क्लियर। कुछ कह रहे हैं क्लियर नहीं आ रही है, कुछ कह रहे हैं क्लियर आ रही है। तो क्या कर सकते हैं प्यारे बच्चों? तो मुझे लग रहा है ज्यादा भी मेहनत करके कुछ फायदा नहीं है। इस क्लास को हम यहीं पे एंड कर देते हैं। हालांकि हमारा आज थोड़ा सा उद्देश्य ये था कि 3.6, 3.7 और 3.8 तीन एग्जाम्पल्स को हम आपको और करवाते हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि साउंड की कुछ प्रॉब्लम। अब कह तो रहे हैं नाउ क्लियर, क्लियर है, ठीक है, ओके। यदि साउंड क्लियर है तो फिर से स्टार्ट करते हैं। तो इतने तक मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, फोकस होकर देखिएगा। ये बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है और इसके थ्रू बहुत सारे आपके दूसरे क्वेश्चन भी सॉल्व होंगे यदि ये नियम आपने समझ लिया तो। ध्यान रखिएगा, क्या कह रहा है कि गैलीलियो का विषम अंग संबंधी नियम, इस नियम के अनुसार विरामावस्था से गिरती हुई वस्तु द्वारा समान समय अंतरालों में चली गई दूरियां एक दूसरे से उसी अनुपात में होती है कि 1 से प्रारंभ होने वाले विषम अंक 1:3:5:7 इस प्रकार से होती है। तो इस क्वेश्चन को समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या है ये? क्या कह रहे हैं कि हमने यहां पर कोई एक वस्तु थी रखी हुई और उसको नीचे की ओर गिराया। गिराया कैसे? इसका प्रारंभिक वेग क्या है? 0, विरामावस्था से। तो
हम कहते हैं, मान लेते हैं यहां से लेके यहां तक वो गिरी, यहां तक ले गई, इस तरीके से उसने क्या करी, गति करी। पहले सेकंड में यहां से लेके यहां तक 1 सेकंड में वो दूरी चली, ये वाली दूरी। दूसरे सेकंड में हमने कहा यहां से लेके यहां तक की दूरी चली, ये दूसरे सेकंड में चली गई दूरी है। और ऐसे ही हम कहें, थोड़ा सा इसको मिटा दें, ऐसे ही कहें तीसरे सेकंड में वो यहां से लेके यहां तक की दूरी चली। ये एक एक समय के अंतराल है, पहले सेकंड का समय अंतराल ये, दूसरे सेकंड का समय अंतराल ये, तीसरे सेकंड का समय अंतराल ये। तो समय अंतराल तो एक एक सेकंड के हैं, लेकिन ये कह रहा है ये जो दूरियां हैं, यहां से लेके यहां तक चली गई दूरी, यह 1 है तो ये 3 होगी, और ये 3 है तो ये क्या होगी, 5 होगी। ये क्या होगा, इनमें अनुपात होगा। तो ये हमने क्या कर रहे हैं, प्रूफ करना। कैसे करते हैं, ध्यान दीजिएगा। लिखते हैं, माना लिखते हैं, चूंकि विरामावस्था से गिरती हुई वस्तु का प्रारंभिक वेग क्या है, u बराबर 0। तो लिखते हैं 1 सेकंड में चली गई दूरी, 1 सेकंड में चली गई दूरी, तो h बराबर ut प्लस 1/2 gt²। यही फार्मूला लगेगा। नीचे गिर रही है वस्तु तो g का मान धनात्मक होगा, u का मान 0 है तो क्या आ गया, h बराबर ये 0 तो 1/2 gt²। अब लिखते हैं चूंकि t बराबर क्या है, 1 सेकंड, तो वैल्यू रखेंगे तो h बराबर क्या आ गया, 1/2 g, इसके बराबर आ गया। तो पहले सेकंड में चली गई दूरी कितनी है, इतनी है। इसे मान लेते हैं समीकरण 1। क्लियर है। अब निकालते हैं 2 सेकंड में चली गई दूरी। सेकंड क्या निकाल रहे हैं, 2 सेकंड में, मिटाएं, 2 सेकंड में चली गई दूरी, तो चली गई दूरी के लिए कैसे करेंगे इसको, 2 सेकंड में चली गई दूरी, फार्मूला यही लगेगा। लिखेंगे h, ये 1 सेकंड में ले लेते हैं, और इसे लिख लेते हैं, इसको भी थोड़ा सा, इसको ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं 1 सेकंड में चली गई दूरी को, संकेतांक सोच रहे हैं क्या लेंगे, चलिए इसको h2 ले लेते हैं, 2 सेकंड में चली गई दूरी, 2 सेकंड में, ऐसे लिख लेते हैं। तो फार्मूला तो यही होगा, 1/2 gt²। अब क्या रखेंगे, t का मान 2 रख लेंगे, t बराबर 2, मान रखें h2 सेकंड, 2 सेकंड में चली गई दूरी बराबर 1/2 g की जगह g और t की जगह रख लेंगे 2 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4, तो लिख लेंगे 4 गुणा 1/2 जी, इतना आ गया। तो 2 सेकंड में चली गई दूरी 4 गुणा 1/2 है, और 1/2 जी किसके बराबर है, h के बराबर है। तो लिखते हैं समीकरण 2 से 1/2 जी बराबर h रखने पर, तो रखें इस समीकरण में क्या आ जाएगा, यह है h 2 सेकंड, तो लिखेंगे h 2 सेकंड बराबर, ये 4 का 4 आ गया, और 1/2 जी किसके बराबर है, h के बराबर। तो कुल 2 सेकंड में चली गई दूरी कितनी है, 4h। अब इस पे ध्यान दीजिए, ये 2 सेकंड का समय अंतराल है, 2 सेकंड में चली गई दूरी है। अब दूसरे सेकंड में कितनी दूरी चलेगा, दूसरे सेकंड में चली गई दूरी का अर्थ है कि यहां से लेके यहां तक जो टोटल दूरी निकाली है उसमें पहली दूरी को, इसली दूरी को घटा दीजिए। तो लिखते हैं अतः दूसरे सेकंड में चली गई दूरी, दूसरे सेकंड में चली गई दूरी बराबर h 2 सेकंड, यानी कि 2 सेकंड में चली गई दूरी माइनस h 1 सेकंड में चली गई दूरी, h 1 सेकंड में चली गई दूरी, और h 1 सेकंड में चली गई दूरी ये वाली है 1 सेकंड, 1 सेकंड में चली गई दूरी, इसको घटा दीजिए। तो h 2 सेकंड में चली गई दूरी कितनी है, 4h माइनस इस h का मान कितना है, इसको तो हमने h ही माना है, तो ये क्या हो गया h। तो 4h में से h गया तो कितना आ गया 3h। तो 1 सेकंड में चली गई दूरी कितनी है h, और 2 सेकंड में चली गई दूरी, दूसरे सेकंड में चली गई दूरी कितनी है 3। इसी प्रकार लिखेंगे 5 सेकंड में, 5 नहीं 3 सेकंड में,
3 सेकंड में चली गई दूरी, चली गई दूरी। तो सूत्र तो h बराबर 1/2 GT स्क्वायर है, t बराबर कितना रखना है 3 मान रखिए। तो h 3 सेकंड में चली गई दूरी बराबर कितनी आ जाएगी, यह आ जाएगा 1/2 g का मान 3 का स्क्वायर, तो यह आ गया 9 गुणा 1/2 g। 3 दिया 9 और 1/2 g को यहां रख दिया। 1/2 g किसके बराबर था, यह हमारा था इस वाले h के बराबर, यह समीकरण 2 से ये h के बराबर था, तो इसकी वैल्यू वहां रख ले तो क्या आ जाएगा, h 3 सेकंड बराबर 9h के बराबर होगा। तो ये तो टोटल ये कुछ और ही टच हो गया प्यारे बच्चों। तो क्या आ गया, हमने कहा 9h, ये क्या था, टोटल 3 सेकंड में चली गई दूरी, ये 3 सेकंड में चली गई दूरी, इस तीसरे सेकंड में चली गई दूरी को निकालने के लिए 2 सेकंड में यहां से लेके यहां तक चली गई दूरी को घटाना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे, h तीसरे सेकंड में, तीसरे सेकंड में चली गई दूरी बराबर h 3 सेकंड माइनस h 2 सेकंड। तो h 3 सेकंड का मान कितना है 9h माइनस h 2 सेकंड में कितनी दूरी चली गई थी, ये वाली 2 सेकंड में चली गई दूरी 4h, तो लिखेंगे 4h। तो कितना आ गया 5h के बराबर आ गया, h 3 सेकंड में चली गई दूरी। तो अब आप रेशियो देखिए, h 1 सेकंड, रेशियो h 2 सेकंड, रेशियो h 3 सेकंड, और इसका समानुपात किसके बराबर आएगा, ये h था तो इसे लेंगे 1, ये आ गया 1 रेशियो h 2 सेकंड में चली गई दूरी कितनी थी 3h, तो यहां ले लेंगे 3 अनुपात 3 सेकंड में चली गई दूरी कितनी थी 5h, तो h को छोड़ दीजिए, क्या आ गया 5। और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। इसमें मेन प्रॉब्लम क्या आती है कि बच्चे इस बात को नहीं समझते कि पहले आपको 1 सेकंड में चली गई दूरी निकालनी है, फिर 2 सेकंड में चली गई दूरी जो टोटल है इसमें से इस 1 सेकंड में चली गई दूरी को घटाना है, तब आपको दूसरे सेकंड में चली गई दूरी पता चलेगी। फिर 3 सेकंड में 0 से लेकर 3 सेकंड में चली गई टोटल दूरी निकालिए और उसमें से 2 सेकंड में चली गई दूरी को घटा दीजिए, जो कि हमने यहां पर करा है h 3 सेकंड माइनस h 2 सेकंड। तो ये तीसरे सेकंड में चली गई दूरी आएगी जो कि हमारी 5h है। तीनों का रेशियो निकालेंगे 1:3:5 के बराबर होगा। तो क्या ये क्लियर है, निशांत सिंह लिख रहे हैं, बहुत बढ़िया है। सुषमा सिंह भी लिख रही है, बहुत अच्छी बात है। निशा चौधरी भी लिख रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है। आशु पटेल कह रहे हैं क्लियर है, बहुत बढ़िया। बच्चों इसका यूज होगा, ध्यान रखना, नीट की जेई की तैयारी कर रहे हो तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन उस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे 1 2 3 4। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, वाहनों की अवरोधन दूरी से हमारा अभिप्राय उस दूरी से जो गतिमान वस्तु का ब्रेक लगाने के कारण रुकने से पहले चल चुकी होती है। पहले समय देख लें प्यारे बच्चों, समय हो गया है लगभग 1 घंटा। अब अगर हम इन 2 क्वेश्चंस को और कराते हैं तो लगभग आधा घंटा और लगेगा। तो मुझे नहीं लगता इतना लंबा समय, इतना लंबा वीडियो बनाना ठीक रहेगा। तो हम कोशिश करेंगे इसके आगे के 3.7, 3.8, 3.9 जो 3 एग्जाम्पल हैं उनको हम नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। तो यदि आप इतना समझ गए तो बहुत अच्छी बात है। आप कोशिश कीजिए अटेम्प्ट करने की मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स को, और एनसीईआरटी के यदि एग्जाम्पल्स कर रहे हैं, उसकी एक्सरसाइज कर रहे हैं तो बहुत अच्छी प्रैक्टिस आपकी होगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट।